नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भारत में हजारों लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिससे संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी नहीं बन पाया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RKDS मेडिकल कॉलेज भोपाल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर और हेड डॉक्टर जितेंद्र जैन। तो शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज सेहत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, आखिर क्या है ये और बाकी फ्लू से ये वायरस कैसे अलग है? नमस्कार दर्शकों, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस अभी कोई बहुत नया नहीं है। काफ़ी समय से ये वायरसेस मौजूद हैं, लेकिन इस वायरस का जो मेन चीज़ समझने की है कि ये वायरस की पेक्युलैरिटी है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और ये वायरसेस सैकड़ों सालों से, हज़ारों सालों से एनिमल्स में होते हैं। इनके जो मेन हैं जो जहाँ पर ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य में आने के बाद वहाँ पर इनके अगेंस्ट में इम्यूनिटी नहीं होती है और इसलिए ये वायरसेस मनुष्य के अंदर इफेक्ट करते हैं। वहां पर भी सभी मनुष्यों को इफेक्ट करते हों ऐसा नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन जिनको हम लोग बोलते हैं, यदि वो होती है तो वहां पर इनका असर ज्यादा करके आता है। डॉक्टर साहब, एकदम से वायरस आना अभी तक कहाँ था और एकदम से जिस तरह से सामने आया है, लोग संक्रमित हो रहे हैं और डर भी रहे हैं, आखिर किस तरह से क्या क्या उपाय इसके लिए हो सकते हैं? देखिए, ये वायरस बैट्स के अंदर, जिसको हम चमगादड़ बोलते हैं, वहां पर ये वायरस बहुत पहले से मौजूद रहते हैं। और अभी जो थ्योरी वुहान से जल करके ये आई है, ये वुहान में जो चाइना का एक प्रोविंस है, वहां पर दिसंबर में बैट्स के ऊपर कुछ वर्क हो रहा था इस वायरस को लेकर के, और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं कि वहां से ये वायरस फैला है। क्योंकि सबसे पहले जो 3 केसेस निमोनिया के इस वायरस के कारण आए थे वो चाइना वुहान से ही आए थे। बैट्स के ऊपर जब आप डील करते हो, वहां से ये वायरस मनुष्यों में आया। क्योंकि मनुष्यों में इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में नहीं थी तो उन्होंने उसको इफेक्ट किया। यदि हम वहीं पर ही इसको कंट्रोल कर पाते तो आज शायद दुनिया में इतना डिवास्टेशन इफेक्ट नहीं देखने मिलता। लेकिन ये वहां से फैल करके इतना फैला कि आज 188 देश दुनिया भर में इससे संक्रमित, वहां के लोगों को संक्रमित कर चुका है। करीब 54 लाख से ऊपर लोग आज की तारीख तक इससे संक्रमित हो चुके हैं और करीब 3 लाख से ऊपर, 3,14,15 हजार के आसपास की फिगर आ रही है, जिसके कारण इस वायरस के कारण इतने लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो बेसिकली ये वायरस दूसरे फ्लू वायरस की तरह ही है, लेकिन अंतर इसमें यह है कि इसकी मारक क्षमता और इसकी फैलने की क्षमता ये बहुत तेज है और इसीलिए आज ये पूरे दुनिया पे राज कर रहा है। बहुत तेजी से डॉक्टर साहब जैसा फैल रहा है, आप भी बता रहे हैं, किस तरह की सावधानियां बरतें, क्या क्या करें ऐसा कि इससे बचा जा सके और इम्यून सिस्टम जो है वो भी कैसे स्ट्रॉन्ग कर सके? क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम की हर किसी को प्रॉब्लम रहती है। 50% लोगों को हम देखें तो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक रहता है, उन्हें सर्दी जुकाम आए दिन लगा रहता है, बुखार लगा रहता है, कई तरह की बीमारियां जो रहती हैं। देखिए, सर्दी जुकाम हमेशा इम्यून सिस्टम के कारण नहीं होता है। बहुत सारे एलर्जिक कंडीशंस भी होती हैं जो कि मौसम के साथ अलग अलग सीजन्स में देखने मिलती हैं। बहुत सारे फ्लू वायरसेस हर साल ह्यूमन पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े से में निकल करके और अपना काम करके चले जाते हैं। उसमें ह्यूमन की जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु, जो मारक क्षमता है, वो नहीं आ पाती है। इसलिए उनके अगेंस्ट में वैक्सीन भी बनते हैं, टीके भी बनते हैं। इसके अगेंस्ट में भी वैक्सीन बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसकी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। मनुष्यों में क्या उसका इम्पैक्ट है, अभी वहां तक हम पहुंचे हैं। हमारा जो मुख्य इससे बचने का
क्योंकि इसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया है। बहुत सारी दवाइयाँ इसके बारे में कही जा रही हैं कि ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन, ये अलग अलग स्टडीज में, लेकिन सच बात यह है कि स्टैटिस्टिकली प्रूवन बहुत बड़े स्केल पे कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस वायरस को मार सके। इसके अगेंस्ट में वैक्सीन भी नहीं बनी है, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि इससे हमको बचाव रखना है। और उस बचाव में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये वायरस ट्रैवल करता है हमारी नाक के माध्यम से और मुंह के माध्यम से, और सिक्रीशंस किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट के यदि हमारे नाक और मुंह तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहां से हमको ये वायरस इंपैक्ट कर सकता है। डॉक्टर साहब, नाक के थ्रू जाता है, मुंह के थ्रू जाता है, ये वायरस फैलता है। मुंह के थ्रू जाता है तो हम खाना जो खाते हैं, कई तरह की ऐसी बातें भी सामने आई कि खाने के बाद अगर कोई खाने की चीज है उस पर हाथ लगा हुआ है तो वो अंदर जाके वो बैक्टीरिया मर जाता है, फिर कोरोना नहीं हो सकता। तो क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, देखिए, यदि खाने के साथ में अनकुक्ड फूड है तो वो खाना चलता तो हमारे थ्रोट में से ही है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बाद में इफेक्ट करता है। बेसिकली ये इफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने वाला जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, और खाने के माध्यम से रूट वही होता है। इसलिए एक बार वायरस का एक पर्टिकुलर डोज अंदर जाता है, यदि वो मारक क्षमता हमारे एसिड्स की उसको नहीं मार पाई है तो वहां पर वो इन्फेक्शन फैलाने की उसकी संभावनाएं हैं। तो खाने के समय तो हाथ धोने ही है उसके पहले, लेकिन अदरवाइज भी जो बड़े सभी लोग, जो साइंटिस्ट लोग जो बोल रहे हैं कि बार बार हाथ धोते रहिए, इसका उद्देश्य ही सिर्फ ये है क्योंकि हम अपने हाथ सब जगह लगाते हैं, और यदि किसी भी सरफेस पे वो वायरस अवेलेबल होगा और हमारे हाथ पे लग गया, और एक ऐसी स्टडी है जो ये बताती है कि करीब 1 मिनट में हम लोग 4 से 5 बार अपने नाक और मुंह को छूते हैं। अननोइंगली, इनवॉलेंटरी हमारा हाथ हमारे नाक और मुंह पे जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए भी हमको ये जो मास्क का जो कॉन्सेप्ट है, दूसरों से ना लगे, एक तो वही है ही, लेकिन हमारे हाथों से भी हमको ना लगे, इसलिए ये मास्क बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं सैनिटाइज करना प्रॉपर और बार बार हाथ धोने की जैसे आप सलाह दे रहे हैं, सैनिटाइज करना जब से हम देख रहे हैं कोरोना वायरस आया है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सेस यूज जो है सैनिटाइजर का किया जा रहा है। क्या उससे भी कुछ परेशानी संग हो सकती है? क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने सुनी है कि ज्यादा हाथ सैनिटाइज करने से भी होती है, तो सैनिटाइज करने की बजाय हम हाथ धोएं। देखिए, दोनों ही चीजें हैं, हर चीज को हम धो नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनको हम धो नहीं सकते हैं, तो हमको उनको सैनिटाइज ही करना पड़ेगा। हम यदि बाहर गाड़ी में हैं, हम यदि कहीं किसी से मिलने, वैसे तो मिलने का भी 2 महीने से बंद ही कर रखा है, लेकिन यदि मैं तो जाता हूँ, पेशेंट से मिलता हूँ, अब हर पेशेंट के बाद मैं अपने हाथ धोने की जगह उसका बेस्ट यूज ये है कि सैनिटाइज ही करना उसका एकमात्र उपाय है, और बड़ा सिंपल है। 70% अल्कोहल से ज्यादा उस सैनिटाइजर में भी कंटेंट है, तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर एक कैप्सूल है, और वो कैप्सूल उसकी जान है। यदि वो सैनिटाइजर या साबुन उस कैप्सूल को डैमेज कर देते हैं तो वो वायरस का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए मेरी सबसे यही कहना है मेरे सारे दर्शकों से भी कि आप लोग जितना लाइटली इन चीजों को ले रहे हैं अभी भी, क्योंकि कोरोना बहुत तेज फैल रहा है हमारे भोपाल में भी और पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, खासतौर से हमारे भारत में। हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमको कभी भी बगैर हाथ धोए ना खाना खाना है, ना घर में घुसना है, और अदरवाइज भी जब भी बाहर निकले मास्क लगा के रखें। कम से कम हमको इन्फेक्शन हमारे हाथों से तो नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, लगातार तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है। अगर हम रिसर्च की बात करें, लगातार रिसर्च हो रही है, वैक्सीन बनाने के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, पर अभी तक हम देखें तो 100 से ज्यादा वैक्सीन बनाने के अलग अलग तरीके जो है सामने आए, पर अभी तक कुछ ऐसा रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है, कोई कारगर इलाज इसका आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? और जिस तरह से मरीज लगातार एडमिट हो रहे हैं, उन्हें किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें कैसे ठीक किया जा रहा है? देखो, हम इसकी बहुत छोटे से में इसके बारे में थोड़ा सा समझें, कोरोना वायरस के बारे में, कि 70 से 80% लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा है, वहां ये कोई सिम्टम्स नहीं लेता। तो इतना जितना हम घबरा रहे हैं, इतना घबराने की, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। बट एट दी सेम टाइम हमको उसके लिए कॉशियस जरूर रहना है, क्योंकि जो लोग कॉशियस नहीं रह रहे हैं, खास तौर से उनको ये बहुत तेजी से इफेक्ट डालता है। अब जहां तक वैक्सीन बनाने का सवाल है, क्योंकि ये बीमारी, इस पर्टिकुलर वायरस की ये बीमारी अभी दिसंबर में ही आई है, इसलिए इसका नाम
कोविड-19 पड़ा है, कोरोना वायरस 2019 से ये नाम पड़ा है। वैसे कोरोना वायरस 2009 में भी इसने अफेक्ट किया था मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, जिसको हम मर्स के नाम से जानते हैं। इसके पहले 2002 में चाइना में भी किया था, जिसको हम सार्स के नाम से जानते हैं। ये सारे कोरोना वायरस से ही हुए थे और ये बड़े लेवल पे भी हुए थे, लेकिन जितना इस वायरस ने तहस नहस किया है उतना उन लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड लेवल पे थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बस एक कॉलर भोपाल से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर, मुझे 2 सवाल पूछने थे। एक तो करीब 15 साल पहले मेरा साइनसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, तो साइनस का मरीज था मैं। तो उसके बाद से रेगुलर जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो मुझे सर्दी जुकाम खांसी होता है, लेकिन अब चूंकि कोरोना चल रहा है तो सर्दी जुकाम खांसी जब होता है तो एक डर मेरे मन में पैदा हो जाता है कि कहीं ये कोरोना के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। सेकंड चीज सर, मुझे ये भी पूछनी थी कि मेरा जो जॉब है वो जॉब बेसिकली हम लोग बाहर ही रहते हैं। हम लोग को मीन्स कोरोना लॉकडाउन में भी हम बाहर ही रहे हैं और घर में फैमिली है, बच्ची छोटी है, तो घर जाते टाइम हम सैनिटाइज भी करते हैं, हाथ में सब चीज करते हैं, लेकिन फिर भी ये डर बना रहता है। और क्या हम ऐसे कदम उठाएं कि घर वाले भी सेफ रहें, हम भी सेफ रहें? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया कि हम लोग बाहर रहते हैं, दूसरा जो प्रश्न है कि बाहर रहते हैं, तो देखिए हम अपने काम नहीं छोड़ सकते। अभी तो लॉकडाउन भी चौथा चल रहा है और अब सभी लोग अपने अपने कामों में लगना ही पड़ेगा। इसके लिए हमको कॉशियस ही रहना है। कॉशियस में हमको सिर्फ 2-3 चीजें करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। कि एक तो हमको मास्क का उपयोग बड़े रेगुलरली करना है। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा, मास्क जो है उसके लगाने का तरीका बहुत मैं देखता हूँ जब मैं निकलता हूँ रास्ते से, कोई नाक के नीचे लगाया हुआ है, कोई अपने ये थोड़ी पे लगाया, इस तरीके से नहीं है। आपको मास्क को प्रॉपरली नाक और मुंह और साथ में नीचे का ये वाला हिस्सा, जो चिन वाला हिस्सा, ये कवर करके रखना है। और मास्क भी कई प्रकार के आते हैं। यदि आपका सामना ऐसे केसेस से होने जा रहा हो, ऐसे प्रोफेशन में हो, तो आपको N95 मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, या फिर आप 3 लेयर्ड मास्क भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सामान्य से बाजार में ऐसे जाते हैं तो आप कपड़े का एक सामान्य मास्क भी ले सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न जो था कि मुझको साइनोसाइटिस रहता है, उसके कारण भी आपको खांसी रहती है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डरने की बिल्कुल फिर जरूरत नहीं है। इसके थोड़े से सिम्टम्स इस प्रकार से हैं कि इसमें लॉस ऑफ टेस्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं टेस्ट का जो स्वाद है वो आना बंद हो जाता है। साइनोसाइटिस में इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ हियरिंग, थोड़ा सा कान से सुनना भी कम हो जाता है। यदि इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस होने की आवश्यकता है। जहां तक बच्चों के साथ में रहने का सवाल है, यदि आप प्रॉपरली अपने आप को कवर्ड रखते हैं, सैनिटाइज प्रॉपरली करते रहते हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। और एक और कॉलर हमारे साथ घनश्याम जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ग्वालियर से घनश्याम बात कर रहा हूँ। मुझे पिछले 8 दिन से सर्दी और खांसी जुकाम हो रहा था, तो मैं अस्पताल में कोरोना की जांच कराने गया, तो मेरी वहाँ जांच तो नहीं हुई, लेकिन मेरी स्कैनिंग हुई और उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका टेम्परेचर ठीक है और आपको कोई समस्या नहीं है। तो स्कैनिंग से ही क्या पता लगा लिया उन्होंने कि मुझे कोरोना नहीं है? कोई सैंपल तो लिया ही नहीं? हाँ, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग इस सीजन में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और एक सरकार को भी और डॉक्टर्स को भी एक पर्टिकुलर तरीका तो बनाना पड़ेगा कि यदि कोई कहता है कि मुझे सर्दी खांसी हो रही है, इसके मुख्य जो सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, उसमें फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम है और फीवर भी 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो यानी इसके नीचे यदि आपका टेम्परेचर है तो मोस्ट लाइकली आपको कोरोना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं है। खांसी, सर्दी, थकावट आ जाना, सांस फूलना और साथ में बुखार होना, यदि इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके साथ में चल रहा है और 2-3 दिन के क्वारंटीन रहने के बाद भी और दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप जरूर से वापस जाइएगा। आपका वापस से वहां पर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए आपका स्वैब लिया जाएगा। लेकिन यदि हम हर पेशेंट का सर्दी खांसी के लेंगे, खासतौर से आप कंटेनमेंट क्षेत्र में तो नहीं है, आपका कांटेक्ट तो नहीं है, जैसे एक डॉक्टर को यदि ये प्रॉब्लम होगी तो निश्चित रूप से उसका वायरस ले लिया जाएगा। पुलिस वालों को, जिनमें ये फैल रहा है, जिन क्षेत्रों में ये फैल रहा है वहां पर ये बीमारी है, तो निश्चित रूप से लिया जाएगा। रिसोर्सेस लिमिटेड होने के कारण ऐसा कई बार होता है कि डॉक्टर्स सिम्टम्स देख करके ये कहते हैं कि अभी कोई ज्यादा कुछ नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है,
इसलिए अभी आप वापस जाएं, दवाई खाएं और वापस से यदि कोई तकलीफ बढ़ती है तो आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवाल करने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना महामारी एकदम से आ गया, एकदम से फैलने लग गया, आखिर ये पिक्चर एकदम से कहां से आ गई और लोग इतने ज्यादा संक्रमित हो गए? वही मैंने आपको बताया कि ये वायरस की ये जो स्मार्टनेस है, मैं स्मार्टनेस इसलिए कहूंगा कि वायरस यूजुअली उनका जो नेचर होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो इन्फेक्ट करते हैं, पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया और उसके बाद स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इस वायरस डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर हमारे साथ विक्रम भोपाल से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, आपका सवाल कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मेरे पिताजी 60+ है जी, तो वो हार्ट पेशेंट भी है, तो किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि ज्यादा करके जो अभी कोरोना के मरीजों में जो मारक क्षमता आई है कोरोना की, वो ओल्ड एज ग्रुप में आई है, यानी 60 या 60 से ऊपर, और साथ में जिनको दूसरी बीमारियां भी हैं। तो बचने का तो यही उपाय है कि 60 से ऊपर वालों को तो घर से निकलने का कोई काम ही नहीं, और घर में भी अपने हाथों को पूरे समय व्यवस्थित रखें, सैनिटाइज करके रखें, तो मास्क लगा करके जाएं और नॉर्मल पब्लिक से दूरी बना करके रखें। करीब 2 मीटर की दूरी रिकमेंडेड है, क्योंकि जब खांसी कोई करता है तो उसका जो ब्लास्ट जाता है वो 1 से 1.5 मीटर तक चला जाता है। तो इसके लिए हमको किसी भी लेवल पे 2 मीटर की दूरी हमेशा बना करके रखनी है जब भी हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चल रहे हैं। ओल्ड एज लोगों को तो अपने घर में ही रहना है, और जो लोग रह रहे हैं, मेरे ऐसे बहुत सारी मेरी जानकारी में है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ थे कि हम आखिर कोरोना अभी तक कहाँ था और एकदम से कैसे पिक्चर में आ गया? कोरोना यही था, हर साल आता है, अलग अलग लेवल पे आता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी इन्फेक्टिविटी, यानी इसकी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने का जो मैकेनिज्म है वो बहुत तगड़ा है, और जरा से उसमें ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो रहा है, और वहां पर भी दूसरे पर्सन में इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी इन्फेक्ट करने की क्षमता है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। अभी इसके बारे में कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं कि ये प्लास्टिक पे 2 से 3 दिन तक रह सकता है। यानी यदि यहाँ पर आज कोरोना वायरस मैं छोड़ के जाऊं, वैसे तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, और कोई दूसरा व्यक्ति यदि यहाँ पर आकर के बैठे और इस जगह को सैनिटाइज नहीं किया गया तो 3 दिन तक वो जीवित बना रहेगा। तो ये जो उसकी जो आपको रोकना चाहूंगी, ग्वालियर से सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, आपका सवाल कीजिए। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे टॉन्सिल प्रॉब्लम है और हमेशा रहती है, तो ऐसे में गले में खराब, मैंने सुना है कि कोरोना सबसे पहले गले पे इफेक्ट करता है, तो मैं खास तौर से किस तरह सावधानी रखूं? देखिए, बिल्कुल टॉन्सिलर प्रॉब्लम है, आपको पता ही है कि आपको पहले से है, तो एक तो आपको वैसे भी बचना रहेगा, और इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, तो कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म तो नहीं है कि ये कोरोना के टॉन्सिलर प्रॉब्लम है या नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस के हैं, लेकिन बुखार यदि आपको तेज आता है, उसके कारण उसके साथ साथ खांसी आती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सांस लेने में आपको दिक्कत जाती है, वहां पर आपको कोरोना सस्पेक्ट करना है। अदरवाइज आप नॉर्मल ही दवाई जैसे डॉक्टर से लेते हैं वैसे लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। गार्गल्स कीजिए, स्टीम लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है? क्या इस पे कोई ब्रेक लगेगा, क्या कोई एंड आएगा? ये लगातार इस तरह से मामले सामने आते रहेंगे, क्योंकि हम देखें 1.5 लाख के करीब मामले भारत में हो चुके हैं। क्या लगता है कहां तक ये आंकड़ा जाएगा और रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हर बुरी चीज का अंत होगा, इसका भी अंत होगा। हम बिल्कुल इसी पॉजिटिव नोट के साथ चल रहे हैं। लेकिन देखिए, ट्यूबरकुलोसिस है, हो रही है, हार्ट डिसीजेज है, हो रही हैं, लेकिन हम इससे इतने नहीं घबराते हैं। हमको इस कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसका ना तो कोई वैक्सीन है ना कोई इलाज है। जिस दिन इसका वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा या फुल प्रूफ इलाज इसका जिसकी की स्टडीज चल रही हैं वो आ जाएंगी, ये भी एक नॉर्मल पास ऑन की तरह इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होगा, हम वो दवाई देंगे और वो ठीक हो जाएगा। आगे कहां तक जाएगा इसका स्पेकुलेशंस तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं लगा पा रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम बच के रहेंगे और इसकी चेन को तोड़ देंगे, जो लॉकडाउन
गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है वो सिर्फ इसीलिए किया गया है कि इसकी जो चेन है फैलने की वो रुक जाए। तो यदि हम इसकी चेन को रोक देंगे, चेन से मतलब एक से दूसरे आदमी तक इसके ट्रांसमिशन को रोक देंगे, तो कोई मुकाबला नहीं है कि हम इसका हम मुकाबला ना कर सकें। हम इसको हरा के ही दम लेंगे, बशर्ते हम लोग कॉशियस रहें, मास्क लगा के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं बाहर निकल के सब्जी वाले आज भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर मोहल्ले में जाते हैं जहां कंटेनमेंट क्षेत्र बना हुआ है, वहां पर लोग ऐसे मिल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आपके यहाँ पर इतना फैल गया उस एरिया में, फिर भी आप उस चीज को कॉशियसली नहीं लेंगे, कैजुअली लेंगे, लाइटली लेंगे, तो फिर तो भगवान मालिक है। लेकिन यदि हम इसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे तो हमको बिल्कुल, हमारे लिए ही नहीं, भारत देश के लिए ही नहीं, सारी दुनिया में अभी ऐसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगह पर इसका ट्रांसमिशन खत्म होता जा रहा है। अब सिर्फ जितने मरीज हैं उतने ही बचे हैं, नए बहुत कम मरीज आ रहे हैं। हमको उस फेज में जाना है और साथ में चीजों को नॉर्मलाइज भी करना है। तो उसके लिए हमको सिर्फ कॉशियस रहना पड़ेगा। जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी या दवाई आ जाएगी हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ प्रवेश दिल्ली से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी बोलें बोलें। मेरी एज 76 है, 76 है मेरा एज जी। और मुझे पहले मार्च में खांसी हुआ था, तो खांसी मुझे काफी हो गया, तो अप्रैल में खत्म हो गया वो खांसी जी। मुझे और कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ खांसी थी जी। और उस खांसी से क्या हुआ कि मुझे कभी कभी थोड़ा सांस आने लगा। तो अब पहले इस सांस की वजह से, 76 की वजह से मैं करता था, करता था आपसे। प्रवेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप शायद नेटवर्क में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप 76 ईयर ओल्ड मेल हैं और आपको मार्च में बहुत खांसी रही थी, जो अप्रैल में ठीक हो गई थी और थोड़ी सांस भी थी। देखिए, इतने लंबे समय तक कोरोना नहीं चलने वाला है। आप, मुझे लगता है, भय खा रहे हैं। आप निश्चिंत बने रहिए, गार्गल्स करते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए। यदि आपको प्रॉब्लम है सांस की या खांसी की, तो आप स्टीम करते रहिए। और यदि बुखार आता है, साथ में ये सब चीजें फिर से होती हैं, तो आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में दिखाइए और वहां पर वो एसेस करके बताएंगे कि आपको आगे टेस्ट कराने की जरूरत है या नहीं। और एक और कॉलर कर्नाटक से दया सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो, सवाल कीजिए दया सागर जी। हाँ डॉक्टर साहब बात कर रहे? हाँ बोल रहा हूँ भैया, बोलें। हम कर्नाटक बात कर रहे हैं। जी बोलें। 55 ईयर है और ज्वेलरी शॉप है हमारा। हेलो जी बोलें बोलें। अभी हम कैसे शॉप पहले फर्स्ट को चालू होता, हम कैसा करना, डिस्टेंशन और कैसा करना? दया सागर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी सर, हम कर्नाटक बात कर रहे हैं। वो हमारा सिल्वर सुनार दुकान है। हेलो जी जी, सवाल कीजिए। अब डिस्टेंशन कैसा करना साहब? हम फर्स्ट को दुकान चालू होता, ओपनिंग होता है। जी जी, मैं समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। सैनिटाइजर बोल दिया मैंने, मास्क बोल दिया। वो इससे भी ज्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। जो सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा उसको बोलेंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग। एक्चुअली हमको सामाजिक दूरी नहीं बनाना है, हमको अपने शरीरों के बीच में दूरी बनाना है। तो जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो इसलिए जरूरी है कि यदि कोई छींकता है, स्नीज करता है या कोई कॉफ करता है, तो उसमें जो वायरसेस या बैक्टीरिया के जो पार्टिकल्स होते हैं जो कॉफ के साथ बाहर आते हैं, वो करीब 1 से 1.5 मीटर तक जाते हैं। तो हमारा जो इंटेंशन, जो एम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि करीब 2 मीटर की दूरी से ही अपने दुकान से लोगों से बात करें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सभी दुकानों के बाहर
काउंटर के आगे 1 से 2 मीटर पे, और उन्होंने ऐसा एक रोप जैसा बांधा हुआ है ताकि जो भी खरीदार हैं वो उसके आगे ना आए, और आप अपने दूर से ही उनसे डील करके अपने बिजनेस को चला सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ धार से विजय जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। और क्या ठीक है। हेलो जी हेलो डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते भैया, बोलें। डॉक्टर साहब ये बार बार सैनिटाइजर के बारे में व्हाट्सएप में बताया करते हैं कि सैनिटाइजर से धोने से वो कैंसर होता है, वो होता है। जी जी ठीक है, मैं समझ गया हूँ। देखिए, यदि आप घर पर हैं तो आप साबुन का और पानी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन यदि आप बाहर हैं तो 1 महीने में सैनिटाइजर लगाने से मैं नहीं समझता कि कैंसर का कोई इतना ज़्यादा प्रकोप पड़ेगा। अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने हाथों को क्लीन रख सकें, क्योंकि ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोशिश ये करें कि हमारा हाथ कहीं से टच ही ना करें जिससे कि हमको सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़े, पर फिर भी बाहर हर जगह साबुन पानी का इस्तेमाल चूंकि नहीं हो सकता है, इसलिए सैनिटाइजर की बात आई है। आप चाहें तो साबुन पानी के इस्तेमाल से उससे कैंसर नहीं होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक ये अहम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल सेहत पर इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।